हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 18वीं शताब्दी के भारत में पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य का पतन, मतलब कि द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अगर इसकी बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 मार्च 1707 ये डेट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदार्पण होता है। एक बात याद रखिएगा, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी कुछ घटित हो रहा है, ये तारीख जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद इतिहास एक ऐसी तरफ टर्न होता है जहाँ से बड़े बड़े बदलाव दिखाई देने लगते हैं और आप पाएंगे कि इतिहास में एक नए युग का पदार्पण होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे हम भारतीय इतिहास में उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं, मतलब कि लेटर मुग़ल। उत्तर मुग़ल काल में आप देखेंगे कि भारतीय सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और इसी उत्तर मुग़ल काल में मुग़ल साम्राज्य के पतन या हम उसके विघटन को देखेंगे। तो कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि पतन होता क्या है, डिक्लाइन होता क्या है, ये समझा रहे थे और पतन के क्या क्या कारण होते हैं ये समझाया। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य में कोई उत्तराधिकारी या शासक नहीं था, अभी भी मुग़लों की सत्ता बची हुई थी। लेकिन औपचारिक तौर पर अगर मुग़लों का अंत की बात की जाए तो वो कब हुआ? वो हुआ 1858 को। 1 नवंबर 1858 को अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर था जो उसकी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अगर आप मुग़ल शासन को देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि 1526 से ये शुरू हुआ और 1858 में जाकर समाप्त हुआ। इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक को कहते हैं महान मुग़ल और एक को कहा जाता है उत्तर मुग़ल। अगर महान मुग़ल की बात करते हैं तो ये है 1556 से 1707 तक का समय है। इसमें 4 लोगों ने शासन किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर 1707 से जो समय शुरू होता है 1858 तक का, इसे हम उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं। अगर अकबर के शासनकाल को ही ले लें तो आप देखेंगे कि चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, सभी क्षेत्रों में इस टाइम विकास हो रहा था। राजनीतिक सत्ता भी स्थापित दिखाई दे रही थी। महान मुग़ल में देखें तो ये महानता के शिखर पर बैठे हैं और वहीं अगर उत्तर मुग़ल काल में देखेंगे तो इनकी सत्ता दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के एक छोटे क्षेत्र में लाल किले में सिमटकर रह गई। महान मुग़ल में आप देखेंगे कि यहाँ 4 बादशाहों का शासन है। 4 बादशाह जैसे आप देख रहे हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इन्होंने 151 साल तक लगभग शासन किया। और उत्तर मुग़ल काल की अगर बात की जाए तो यहाँ 100 से भी कम साल में आप पाएंगे कि 11 बादशाहों ने शासन कर लिया था। इसके बाद अगर फिर से महान मुग़ल को देखें तो आप देखेंगे इनका यश, सम्मान, इनकी ताकत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उत्तर मुग़ल काल तक आते आते स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये किसी न किसी के बंधक थे। अब देखते हैं आगे। मुग़ल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। मुग़ल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमराओं की साज सज्जा एवं ऐश्वर्य, व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएँ और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के साथ भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था और वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। अगर हम ये समझें शाही दरबार की बात, मतलब कि रॉयल कोर्ट, तो इसका मतलब था कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दरबार होता था। राजा अपने आप में भगवान से कम नहीं था, उसके निकले हुए वचन ही वो जनता के लिए शासन का आधार होते थे। निरंकुश राजतंत्रीय शासन था, जैसे हमने आपको कल भी बताया था। मतलब कि राजा ने जो कुछ कह दिया उसे जनता को मानना ही पड़ता था। शाही दरबार में जैसे हम ये बता रहे हैं, अमीर उमरा वर्ग अपने आप में ये बहुत काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते थे, मतलब कि ये जो वर्ग थे बहुत सम्मान से देखे जाते थे। इसके बाद अगर बात की जाए
व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के साथ भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था। तो इसका मतलब जैसे आप देख सकते हैं, शाहजहां को ही ले लीजिए तो ये एक ऐसे सिंहासन पर बैठता था जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था, जो कि रत्न आदि से जड़ा हुआ था, हीरों से जड़ा हुआ था। मतलब आप देखिए कि एक भव्य नजारा हुआ करता था, अपने आप में शान शौकत का प्रतीक थी। इसके बाद व्यापारियों को अगर आप देखिए कि अकबर के समय से ही बड़े बड़े व्यापारियों का नाम आता है। यूरोपीय व्यापारी हुए, वो भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। व्यापारी भी जब अनुमति लेने के लिए आते थे तो वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते थे जब इनको अनुमति दी जाती थी। यानी कि जो यूरोपीय ट्रेडर्स थे वो मुगलों के सामने नतमस्तक थे, चाहे वे अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, कोई भी हो, ये सब परमिशन मांगते रहते थे, लाइसेंस लेने के लिए आते थे। और ये दिखाता है कि व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था। तो ये सब मुगलों की प्रतिष्ठा दिखाता है। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत का बनाना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में ताजमहल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। तो ये दिखाता है कि उस समय ये संपन्न थे, धन संपदा की भी कोई कमी नहीं थी। फिर आप देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही ये सब समाप्त हो गया। पतन का मतलब डेथ नहीं था, मतलब कि पतन का कारण औरंगजेब की मृत्यु नहीं थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि मृत्यु के बाद जो सत्ता में आया उन्होंने सब बेकार कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से मुगल साम्राज्य वैभव के अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब कि बहुत पीक पर था। उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे और इन प्रांतों को ही सूबा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के शासन काल में सूबे कितने थे? तो वो थे 21 और प्रांतों को ही सूबा कहा जाता था। इन 21 सूबों में से कुल 14 सूबे उत्तर भारत में तथा 6 सूबे दक्षिण भारत में और 1 सूबा अफगानिस्तान में था। अगर उत्तर भारत के 14 सूबे की बात की जाए तो वो कौन कौन से थे? जैसे दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालवा, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और ठट्टा जो कि सिंध में था। इसके बाद दक्कन या दक्षिण के 6 सूबों की बात की जाए तो वो थे खानदेश, बवार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा मतलब कि हैदराबाद तथा बीदर। इसके बाद अगर अफगानिस्तान के सूबा की बात की जाए तो वो था काबुल में। ये आप याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय कुल 21 सूबे थे, जिसमें से 14 सूबे थे उत्तर भारत में, 6 सूबे थे दक्षिण भारत में और 1 सूबा था अफगानिस्तान में। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखें, किंतु मुगल साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वैभव अंदर से टूट रहा था, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था। मतलब कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में जीवन और प्रशासन के सभी क्षेत्रों में पतन और अलगाव के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे थे। क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल इतिहास में सभी जो अनुभवहीन थे उन्हीं की झड़ी लग चुकी थी। इसके बाद दक्षिण में मराठों का प्रभाव इतना प्रबल हो गया था कि वहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में 2 अमली अर्थात 2 शासकों का हुक्म मानने वाला राज्य कहा जाता था। अमली का मतलब होता है एक ऐसा भूक्षेत्र या एक ऐसा भूभाग जहाँ पर 2 लोगों की हुकूमत चलने लगे। तो जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि औरंगजेब दक्कन की साइड ऐसा उलझ गया, दक्कन में मराठों के साथ ऐसा उलझ गया कि उसे उत्तर भारत में देखने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद अगर बात की जाए तो जहां मराठों और स्थानीय शासकों ने मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती दे रखी थी, अगर पश्चिमी तट की बात की जाए मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर गोवा, चौल, दीव और दमन पर पुर्तगालियों का तथा कलकत्ता पर अंग्रेजों का और चंद्रनगर ये बंगाल में पड़ता है, तो चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, जिनका मुख्यालय सुदूर दक्षिण में पांडिचेरी में था। यूरोपीय लोगों के अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्रियां अथवा किलेबंद व्यापारिक केंद्र देश के विभिन्न आंतरिक और तटीय भागों में फैले हुए थे। मतलब कि आप देख रहे हैं कि इनकी सत्ता की पकड़ अब ढीली होती जा रही है। जैसे कि लगभग अर्ध शताब्दी 1658 से 1707, अर्ध शताब्दी का मतलब होता है हाफ सेंचुरी, मतलब कि लगभग 50 साल के अपने शासनकाल के दौरान औरंगजेब ने इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न की जिनका समाधान करना उनके बस की बात नहीं थी।
मुगल साम्राज्य का दिगंत व्यापी यश मतलब कि वर्ल्ड वाइड ग्लोरी, जिससे पूरे विश्व में लोग भय खाते थे और प्रशंसा भी करते थे, अब वह बीती बात बनकर रह गई और इसका अंत निकट था। बाद की अर्ध शताब्दी में बहुत सी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई। अकबर से औरंगजेब तक 4 महान मुगल शासकों, जैसा हमने अभी आपको बताया है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने 151 वर्षों तक 1556 से 1707 ईस्वी तक शासन किया, परंतु उनके कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर शाह आलम द्वितीय तक लगभग 10 शासकों ने शासन किया, जिन्हें एक ही शताब्दी के भीतर शर्मनाक तरीके से राजगद्दी से उतार दिया गया। इस तरह परवर्ती मुगल शासकों का औसत शासनकाल मुश्किल से 10 वर्ष रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं हुई कि लगेगा ही नहीं ये वही मुगल है जहां एक तरफ सोने की सिंहासन पर बैठा हुआ है राजा और अंग्रेज नतमस्तक खड़ा है उनके सामने, और एक तरफ ये हालात हो गए कि बाहर जो चारपाई पड़ी है वहाँ मुगल बादशाह पड़े हुए हैं। मतलब कि ये हालत हो जाती है कि बादशाह को लाल किले में बंधक की तरह रख दिया जाता है। तो आचरण और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी पर्वतीय मुगलों और महान मुगलों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि एक तरफ जहां राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और एक तरफ ऐसी स्थिति आती है कि उसको बंधक बना लिया जाता है। औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले भी मुगल साम्राज्य के अंधकारमय भविष्य के बारे में विशेष तौर पर अपने 3 जीवित पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच संभावित उत्तराधिकार के बारे में आशंकित था। अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं औरंगजेब की कि उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में क्यों आशंकित था। तो हुआ क्या, जब औरंगजेब बीमार था तो उसको लगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे डर सता रहा था कि मरने के बाद उसके तीनों बेटों में सत्या की लड़ाई शुरू होगी, एक दूसरे की जान ना ले लेंगे लोग, तो क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उत्तराधिकार की लड़ाई को रोका जाए, सत्ता संघर्ष को रोका जाए। और इसीलिए उसने क्या किया, एक वसीयतनामा तैयार किया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए उसने अपने एक वसीयतनामे में तीनों पुत्रों के बीच साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये जो वसीयत है वो विवादित है, तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो उसने अपने वसीयतनामे में क्या किया, तो इसीलिए उसने अपने वसीयतनामे में अपने तीनों पुत्रों के बीच साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। संभवतः इसी कारण उसने अपने तीनों पुत्रों को अलग अलग स्थानों पर, अर्थात मुअज्जम को काबुल के सूबेदार के रूप में, आजम को गुजरात और कामबख्श को बीजापुर के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, ताकि उसके पुत्र एक दूसरे के निकट ना रहें और एक दूसरे की हत्या ना कर सकें। परंतु उत्तराधिकार के युद्ध को रोका नहीं जा सका। औरंगजेब की जो वसीयत थी उसके अनुसार औरंगजेब की इच्छा थी कि उसके बड़े बेटे मुअज्जम को आगरा, मालवा और गुजरात सहित दक्कन के 4 सूबे मिले तथा सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले, और औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, पिता की मृत्यु के समय अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका बड़ा बेटा मुअज्जम कहाँ था, तो वो था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में भी कहाँ पर, जमरूद नामक स्थान में। इसके बाद आजम की बात की जाए तो ये पिता की मृत्यु के समय अहमदनगर में था, और कामबख्श की बात की जाए तो ये पिता की मृत्यु के समय बीजापुर में था। तो जब इन तीनों के पास मृत्यु का समाचार पहुंचा तो मुअज्जम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने आप को इसने बादशाह घोषित कर दिया। किसने? मुअज्जम ने। तो मुअज्जम का एक नाम और क्या है? बहादुर शाह, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी समय आजम ने भी अहमदनगर में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। कामबख्श ने भी बीजापुर में स्वयं को बादशाह घोषित किया। लेकिन दिल्ली और आगरा पर, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, मुअज्जम है, मतलब कि बहादुर शाह प्रथम का अधिकार कायम हो चुका था। आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ नामक स्थान पर सैन्य शिविर लगाया। परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ और 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध लड़ा गया। मतलब कि एक बात तो तय हो गई कि उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो टल नहीं सकी। सत्ता किसकी हो ये लड़ाई से ही तय होना था।
क्योंकि मुस्लिम काल में अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार के कोई नियम स्पष्ट नहीं थे। ये जरूरी नहीं था कि बड़ा बेटा ही गद्दी पर आएगा, तो अक्सर मुगलों में गद्दी पाने का संघर्ष चलता रहा, लेकिन अब हालात बदतर होते जा रहे थे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे पहला युद्ध हुआ जजाऊ या जाजो का युद्ध। इस युद्ध की अगर बात की जाए तो पहले हम आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1707 को। इस डेट को याद रखिएगा। आगरा के पास एक जगह है जिसका नाम है जाजो या जजाऊ, जहाँ पर औरंगजेब के बड़े बेटे मुअज्जम और दूसरी तरफ आजम के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ। तो ये कहानी क्या है, तो जैसे हमने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसका जो बड़ा बेटा मुअज्जम था, ये जमूद नामक स्थान पर अफगानिस्तान में, जमूद से जब ये लाहौर पहुंचता है मुअज्जम, तो लाहौर पहुंचकर इसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। फिर इसके बाद इसी दौर में जो मुअज्जम का बेटा है, मतलब कि अजीम उस्सान, उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। ये अधिकार कैसे कर लिया, क्योंकि उस समय जो आगरा का गवर्नर था मोहम्मद आजम, वो अहमदनगर में बैठा हुआ था। तो मौके का फ़ायदा उठाकर इसके बड़े बेटे अजीम उस्सान ने आगरा पर भी कब्जा कर लिया अपने पिता की तरफ से। तीनों भाइयों की संतानें, मतलब कि जो मुअज्जम था, आजम था और कामबख्श था, इन तीनों की संतानें अपने अपने पिता के फेवर में खड़ी थी, मतलब पक्ष में खड़ी थी। इधर मुअज्जम की बात की जाए तो दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अब ये सोचने लगा कि अपने अधिकार को सुरक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो दो दावेदार बैठे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, अहमदनगर में आजम बैठा है, वो भी सोच रहा है क्यों ना हम दिल्ली की तरफ कूच करें, पहले आगरा बचाएं, फिर मालवा क्षेत्र को बचाएं और फिर हम दिल्ली प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर मुअज्जम राजस्थान से आगे बढ़ रहा है और आजम मालवा तक पहुँच चुका है, यानी ग्वालियर क्रॉस करके आ जाता है आगरा की ओर आजम, और जाजो नामक स्थान पर पहुँच जाता है। और मुअज्जम राजस्थान से होते हुए आगरा पहुँच गया और दोनों का आमना सामना हुआ जाजो में। दोनों में युद्ध की स्थिति बनती है और परिणाम स्वरूप 18 जून 1707 को दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध होता है और जिसमें आजम अपने दो पुत्रों सहित मारा जाता है। मतलब आजम अपने दोनों पुत्रों सहित, मतलब कि तीनों मारे गए। इस युद्ध में आजम पराजित हो गया और मुअज्जम की विजय हुई। मुअज्जम अब बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर है। लाहौर में जब उसने घोषणा की वह मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह है, तो उसी समय उसने एक टाइटल होल्ड कर ली और वो टाइटल थी बहादुर शाह प्रथम, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो गद्दी पर बैठ गया। तो अब हम इसको और देख लेते हैं। जाजो या जजाऊ का युद्ध जैसे हमने आपको समझा दिया है। इस युद्ध में बहादुर शाह प्रथम, मतलब कि मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। इस युद्ध में आजम अपने दो पुत्रों सहित मारा गया। इस तरह बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम का मुगल सिंहासन पर अधिकार सुनिश्चित हो गया। दूसरी ओर आजम की नियति से अविचलित बीजापुर के सूबेदार कामबख्श ने प्रभुता के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्गा और हैदराबाद सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम राजस्थान होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ा तथा 17 मई 1808 को उसने नर्मदा पार कर ली। 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के निकट मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, मतलब कि मुअज्जम और कामबख्श की सेनाएं आमने सामने आते आ गईं। परिणामतः उत्तराधिकार की एक अन्य लड़ाई लड़ी गई जिसे बीजापुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया, दूसरा युद्ध आता है, वो है बीजापुर का युद्ध। ये 13 जनवरी 1709 को लड़ा गया। अगर इस युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध मुअज्जम और कामबख्श के बीच में हुआ। इस लड़ाई की कहानी क्या है कि दिल्ली के आसपास के संपूर्ण इलाकों पर उत्तर भारत पर बहादुर शाह प्रथम ने अपनी सत्ता तो स्थापित कर ही ली थी, लेकिन दक्कन में अभी भी कामबख्श बैठा हुआ था और उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी कामबख्श ने। तो ये बादशाह के लिए चुनौती थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य का मतलब तो दक्कन भी था। भले ही दक्कन के 2 राज्य क्षेत्र वसीयत में औरंगजेब ने कामबख्श को दे दिए थे, इसीलिए बहादुर शाह प्रथम ने दक्कन की ओर कूच करना शुरू किया और 1708 में उसने एक अभियान चलाया और आप देखेंगे कि वो नर्मदा नदी को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ गया।
जैसे ही नर्मदा को पार किया, यहाँ अलर्ट सचेत हो गया कामबख्श। और ऐसे में 1709 तक आते आते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और हैदराबाद के पास एक जगह थी जहाँ पर युद्ध लड़ा गया। इसी को बीजापुर का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1709 को ये लड़ा गया, जिसकी कहानी आपको बताई कि क्या परिस्थितियां बनी और इस युद्ध में कामबख्श और उसका एक पुत्र मारा गया, मतलब कि इनकी पराजय हुई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार की लड़ाई में विजय कौन हुआ? तो वो है मुअज्जम। बीजापुर का युद्ध जैसे हमने आपको कहानी से समझा दिया है, इसको थोड़ा और देख लीजिए। यह युद्ध बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच हुआ, जिसमें कामबख्श और उसके पुत्र मारे गए। इस तरह औरंगजेब के 2 पुत्रों और उसके 3 पुत्रों की मृत्यु के साथ उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। उत्तराधिकार की यह अंतिम लड़ाई थी जिसमें शाही प्रतिद्वंदियों ने स्वयं पहल की और स्वयं ही इस विवाद का निर्णयात्मक रूप से समापन किया। इसके बाद उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय साम्राज्य के शक्तिशाली अमीरों तथा वजीरों द्वारा किया जाता था। यहाँ पर अमीरों का मतलब क्या है? अमीर का मतलब यहाँ है राजकीय कर्मचारी या जो मंत्री होता था उसको अमीर कहा जाता था। मतलब कि उच्च स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अमीर कहा जाता था। मतलब कि अभी तक आप देख रहे हैं जैसे इसमें कहा गया है उत्तराधिकार की यह अंतिम लड़ाई थी जिसमें शाही प्रतिद्वंदियों ने स्वयं पहल की और स्वयं ही इस विवाद का निर्णयात्मक रूप से समापन किया। मतलब कि उत्तराधिकार की लड़ाई में उसके शहजादे ही निर्णय कर रहे थे। शहजादे का मतलब यहाँ है राजा के बेटे कि सत्ता किसकी हो, तो वो इसके लिए स्वयं लड़ रहे थे, स्वयं अपनी ताकत से सत्ता प्राप्त करते थे। तो कुछ हद तक कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम तक यही रहा। ये पहली स्थिति नहीं थी कि उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ पहले भी हो चुकी थी, लेकिन ये अंतिम स्थिति जरूर थी जहाँ पर ये लोग खुद तय कर रहे थे कि सत्ता किसे मिले। लेकिन आगे जो कहानी आने वाली है उसमें सत्ता किसकी हो ये शहजादे तय नहीं कर रहे थे, बल्कि अब ये तय अमीर कर रहे थे। अमीर जो उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो तय कर रहे थे और वो जिसे चाहते थे उसे सत्ता मिलने लगी थी। मतलब कि यहाँ खेल बदल गया और यहाँ शहजादे उनके हाथ की कठपुतलियाँ बनकर रह गए। और इस तरह से देखा जाए तो जो राज सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ती चली गई, बादशाह कमज़ोर पड़ता चला गया और अमीर वर्ग जो था वो मजबूत होता चला गया। ये सब अब हम एक एक करके समझेंगे। अभी पहले मुअज्जम की बात करें तो 1707 में सत्ता बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम के हाथ में आ गई और वह गद्दी पर बैठ गया। और 1707 में बहादुर शाह प्रथम जैसे ही मुगल बादशाह बने, यहीं से मुगल इतिहास शुरू होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे उत्तर मुगल या उत्तरवर्ती मुगल, लेटर मुगल कहा जाता है। और लगभग 150 साल ही ये पूरा उत्तरवर्ती मुगल काल है। उत्तर मुगल काल की बात की जाए तो इसमें शुरुआत सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम से होती है। इनका समय है 1707 से 1712 ईस्वी। इनके अगर अन्य नाम की बात की जाए तो वो भी आप जान लें। इनका मूल नाम था मुअज्जम, इसको नोट करते चलिए। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था मुअज्जम। इसके साथ साथ इनका एक अन्य नाम भी था शाह आलम प्रथम। इसके बाद इन्हें एक उपाधि मतलब टाइटल भी दी गई थी, इन्हें शाह-ए-बेखबर भी कहा जाता था। इन्हें शाह-ए-बेखबर भी कहा जाता था। दरअसल जो उत्तर मुगलों का इतिहास जिसने लिखा है उस इतिहासकार का नाम है खफी खां। इनका नाम भी याद रखिएगा। और इन्हीं खफी खां की एक बुक भी है जिसका नाम है मुंतखब उल लुबाब। लिख लीजिए आप, मुंतखब उल लुबाब। और खफी खां की बात की जाए तो ये मुगल दरबार के इतिहासकार थे। खफी खां ने अपनी इस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि बहादुर शाह प्रथम का जो आचरण था उसको ध्यान में रखकर उन्हें ये टाइटल दी गई है शाह-ए-बेखबर। तो अगर ये प्रश्न आए आपके एग्जाम में कि बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर किसने कहा, तो वो है खफी खां। अगर बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो इसने उत्तराधिकार की 2 लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें ये विजयी रहा। दिल्ली पर अधिकार सुनिश्चित किया इसने। जिस समय इसे सत्ता मिलती है उस समय ये लगभग 64 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका था। तो इस उम्र में आप सोच रहे होंगे कि जीतना कैसे पॉसिबल था। तो इसके जो अमीर वर्ग थे उनका इसके पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और ऐसा आजम और कामबख्श के साथ नहीं था। अमीर वर्ग का सपोर्ट मतलब कि बहादुर शाह प्रथम ने अमीर वर्गों को लालच दे रखी थी। क्या लालच दे रखी थी कि वो इन्हें जागीरें बांटेगा।
मुगल काल में जो जागीर थी वो भूमि यानी कि लैंड को कहा जाता था। इस तरह से बहादुर शाह प्रथम ने जागीरें देकर इन्हें अपने पक्ष में बनाया था। तो आप देख रहे हैं वैसे ही पैसा नहीं है, राजकोष खाली है, वित्तीय दबाव है और जागीर बांट करके ये रेवेन्यू कलेक्शन और घटा रहे हैं। तो इससे अगर देखा जाए तो बहादुर शाह प्रथम की इस रणनीति से मुगलों को और ज़्यादा खतरे में इसने डाल रखा था। आगे की क्लास अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही और बातें बताई जाएंगी।